हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित के बेसलाइन आकलन के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बारी बारी से ध्यानपूर्वक समझना है। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और समझने के बाद आपका पीडीएफ या फिर आप इसका लिखित उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको प्राप्त करना है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप जरूर से दबा देना और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मैंने उन्हें भी सोल्व कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, तो देखिए पहले से चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको खंड आया, हम देखते हैं। यहाँ पर पहले चौथे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए पहला आपको रिक्त स्थान देगा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000 होती है ना। देखिए ये 10,000 जो होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9,999 होती है। जब आप 10,000 में से 9,999 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। मतलब कि अंतर यानी कि घटाना है, तो अंतर कितना निकल कर आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। तो उसका खाली स्थान में आपके भरेंगे 1 भरेंगे। इतना आपको नहीं लिखना है ना, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं। किसी त्रिभुज का यदि प्रत्येक कोण क्या है? न्यून कोण है ना। कोई भी जो त्रिभुज यदि उसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं। परिमेय संख्याओं 2/6, 4/8, 3/10, 6/15 में से 2/5 की तुल्य परिमेय संख्या खाली स्थान होगी। यानी कि 2/5 के जैसे कौन सी संख्या इन संख्याओं में से है? तो देखिए उसका तुल्य परिमेय संख्या होगी 6/15। क्योंकि देखिए यदि आप 6/15 में भाग लगाएंगे तो देखिए यदि हम 6 में भाग दे 3 का तो कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। और 15 में यदि हम 3 का भाग दे तो कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। मतलब कि दोनों जो संख्या है आपस में बराबर होगी। तो आप खाली स्थान में क्या भरेंगे? 6/15। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है। किसी दुकानदार को लाभ होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से खाली स्थान होगा। तो देखिए लाभ की शर्त क्या होती है? जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। तो खाली स्थान आप क्या भरेंगे? अधिक भरेंगे। जैसे कि देखिए आप खरीदते हैं 5 रुपये का पेन। यदि आप 5 रुपये का पेन खरीदते हैं, है ना, 5 रुपये का पेन आपने खरीदा और उसे बेचा आपने 7 रुपये में, है ना। 7 रुपये में आपने उसे बेचा। तो देखिए यहाँ पर आपको दो रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? 2 रुपये, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम लाभ कहते हैं। और यदि जो बेचने वाला जो मूल्य है ना, मतलब कि जो खरीदने वाला जो मूल्य है, जैसे आपने खरीदा आज 5 रुपये का पेन और यदि आपने उसे 3 रुपये में बेचा तो आपको 2 रुपये की यहाँ पर हानि होगी। इसे हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं ना। जब विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से क्या हो, है ना, अधिक हो तो हम क्या कहते हैं? उसे हानि कहते हैं। अब देखिए प्रश्न 5 को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 आपको दिया है। एक वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है। यदि उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो उसकी प्रत्येक भुजा भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की होती है। तो इससे एक वर्ग सेंटीमीटर के अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकेंगे? मतलब कि एक एक वर्ग सेंटीमीटर लेने पर कितने वर्ग हम काट सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए देखिए छात्रों, देखिए एक भुजा आपको कितनी दी है? एक भुजा आपको दी है 4 सेंटीमीटर की। वर्ग में 4 भुजाएं होती है तो देखिए 4 × 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आस होता है भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर देखिए एक भुजा 4 सेंटीमीटर की, तो हम उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? यहाँ पर 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः हम कितने वर्ग काट सकते हैं? 16 वर्ग हम यहाँ पर काट सकते हैं। अब प्रश्न खंडवा की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है। परिमेय संख्या ऋण 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो देखिए संख्या रेखा क्या होती है? देखिए संख्या रेखा कुछ इस प्रकार की होती है ना। समझिएगा आप। देखिए यहाँ पर 0 होता है। 0 क्या होता है? उदासीन होता है। इधर दाएं तरफ जाने पर जो संख्याएं होती है, कौन सी संख्या होती है? धनात्मक होती है। दाएं तरफ जाने पर संख्या का जो मान है बढ़ता जाता है। जैसे कि जो 2 है 1 से बड़ी है, 3 2 से बड़ी है, 4 3 से बड़ी है।
और बाएं तरफ की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बाएं तरफ जाने पर संख्या को जो मान है वह घटने लगता है। जैसे कि यहाँ पर ऋण 2/8 जो है ऋण 1/8 से छोटा है, ऋण 3/8 ऋण 2/8 से छोटा है। इसी प्रकार जो संख्या का मान है वह घटते आता है। तो देखिए सिंपली से हमने यहाँ पर बाएं दाएं तरफ धनात्मक संख्या को लिख दिया है और बाएं तरफ हमने ऋणात्मक संख्या को लिख दिया है। तो देखिए हमने लिखा ऋण 1/8 ऋण 2/8 से लेकर हमने ऋण 8/8 तक यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। अब हमें ऋण 3/8 को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर गोला बना दिया है, इसे हमने इस प्रकार से दर्शा दिया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 हम देखते हैं, एक एक मीटर लंबाई की कितनी 12 छड़ी है। सभी छड़ी का उपयोग कर ऐसा आयताकार आकृति बनाइए जिसका जो क्षेत्रफल है अधिकतम हो। हमें क्या बनाना है, देखिए आयत बनाना है। तो देखिए आयत में है ना, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि याली भुजा 2 सेंटीमीटर की तो याली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। याली यदि 4 की तो याली भी 4 की होनी चाहिए। तो देखिए है ना, तो देखिए हम इसे हल करते हैं। एक एक मीटर की कितनी 12 छड़ी है। तो देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर आयत बनाया है। देखिए एक एक मीटर का गिप लेकर हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, इसे इस प्रकार से हमने इसे दर्शा दिया है ना। तो देखिए एक 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 यहाँ पर देखिए कितना होगा, 4 मीटर यहाँ पर हो गया। ये 4 मीटर का है तो उसके सामने की भुजा भी कितनी होगी, 4 मीटर की यहाँ पर होगी। यहाँ पर देखिए एक और एक 2 हो गया, तो ये यदि 2 मीटर की तो याले भी 2 मीटर की होगी। तो यहाँ फिर हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें लिखते हैं आज क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई 4 गुणित 2 वर्ग मीटर हो जाएगा यहाँ पर 8 वर्ग मीटर। यहाँ पर उसका आंसर उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 8 हम देखते हैं क्या दिया है। एक किसान प्रति एकड़ प्रति वर्ष औसत 12 बोरा धान का उत्पादन करता है। यानी कि देखिए जो किसान है ना, किसान प्रति एकड़ यानी कि एक एकड़ में कितने धान का यानी चावल का उत्पादन करता है, 22 बोरा चावल का उत्पादन करता है एक एकड़ में। और प्रत्येक बोरे में कितना धान भरता है, 75 किलो। प्रत्येक बोरे यानी कि एक बोरे में 75 किलोग्राम धान को भरता है। यदि किसान के पास क्या है 10 एकड़ कृषि भूमि है तो बताइए वह प्रति वर्ष कितना कुंटल धान उत्पादन करता है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, चूंकि देखिए हमें यहाँ पर दिया है क्या, एक एकड़ में कितने बोरे करता है, वो 22 बोरे का धान का उत्पादन करता है। तो और एक बोरे में कितनी धान भरता है, वह 75 किलोग्राम भरता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 22 बोरे में हम धान की मात्रा निकालेंगे किलोग्राम में। तो देखिए 22 बोरा गुणित 75 किलोग्राम बराबर से कितना होगा यहाँ पर 1650 यहाँ पर ग्राम यहाँ पर आ जाएगा है ना। 1650 किलोग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए चूंकि हमें दिया गया है एक एकड़ भूमि में धान का कितना उत्पादन होता है, 1650 किलोग्राम उत्पादन होता है। हमने यहाँ पर निकाल लिया है ना। एक एकड़ भूमि में हमने धान का मात्रा निकाल लिया है, कितने आया है 1650 किलोग्राम आ गया है। इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए अब हम निकालेंगे 10 एकड़ भूमि में धान का उत्पादन। तो देखिए हम करेंगे क्या, एक एकड़ भूमि में जो धान का उत्पादन आया है हम उसमें 10 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 16,500 किलोग्राम यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हम इसे बदले, जो किलोग्राम हमें प्राप्त हुआ है, हमें उत्तर को जो है क्विंटल में प्राप्त करना है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली से किलोग्राम को हम क्विंटल में बदलेंगे। तो देखिए चूंकि 100 किलोग्राम बराबर से कितना होता है, 1 क्विंटल होता है। मतलब कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो हम करेंगे क्या, 16,500 किलोग्राम को हम क्विंटल में बदलेंगे। तो देखिए 16,500 में हम 100 का भाग दे देंगे है ना। तो 100 का यदि हम भाग देंगे तो देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 165। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कितना आ गया 165 क्विंटल यहाँ पर उत्तर प्राप्त हमें हो जाएगा। अब हम देखते हैं छात्र प्रश्न क्रमांक 9 हमें दिया है, कोई भी एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज के भुजाओं व कोणों की माप करें। भुजाओं और कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमें कोई भी त्रिभुज बनाना है, हमें उसकी भुजाओं की माप भी करनी है, कोणों की माप भी करना है और त्रिभुज का वर्गीकरण हमें कर देना है ना। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हमने करा क्या है, देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया है। देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पर ABC, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा।
इसके देखिए प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए अंदाजी हमने कोई भी बना दिया है ना। बी पर कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, ए पर 30 अंश का कोण है और सी पर 60 अंश का कोण है। तो हम यहाँ पर चित्र को देखकर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखिए प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो हमने लिख दिया भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तथा कोण ए का मान कितना है, 30 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश है, कोण सी बराबर 60 अंश है। इस त्रिभुज में कोण भी बराबर से आपको कितना दिया है, 90 अंश है। जब कोण का मान 90 अंश दिया हो तो हम इसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज हम इसे कहते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, यदि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की तो हम इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं के आधार पर हम इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको हल करना है। आप चाहे तो आप यहाँ पर मान बदल सकते हैं, जैसे कि भुजा अलग अलग ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर भुजा का मान जो है अलग अलग है, तो हम इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु यानी कि जिसकी जो भुजाएं समान नहीं होती है। कोण भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10। तुषार एक मोबाइल जो है 20,000 रुपये में खरीद कर 22,000 रुपये में प्रखर को बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए इसे भी हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए छात्रों, देखिए खरीदता है यानी कि देखिए क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्रय मूल्य है हमारे पास 20,000 रुपये, हमारे पास क्रय मूल्य है। और बेचता है, कितने में बेचता है, 22,000 रुपये में बेचता है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 22,000 रुपये यहाँ पर है। तो देखिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालें। तो देखिए लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य है 22,000, ऋण क्रय मूल्य है 20,000। 22,000 में से हम 20,000 को घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 2,000 रुपये इसका उत्तर हमें आएगा। अब हमें निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ है 2,000 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य है 20,000। तो देखिए हम यहाँ पर गुणा भाग कर देंगे। तो देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया, 2 से 2 यहाँ पर कट गया। तो देखिए कितना यहाँ पर 10, यहाँ पर 10% यहाँ पर उत्तर आ गया। मतलब कि लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ, हमें 10% हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक कागज को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे कि देखिए ये आपके पास एक कागज है ना, जैसे कि आपके पास कागज है, इसे हमें क्या करें, 8 बराबर भागों में बांट दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 भाग को रंगीन कर दिए। मतलब कि हमने जो आधा भाग है इसको हमने क्या कर दिए, रंगीन कर दिया। मान चलिए हमें इसे रंगीन कर दिया, तो इसे जो रंगीन भाग है हमें इसे भिन्न के रूप में लिखना है। इस भिन्न के अंश व हर को बताना। तो देखिए यहाँ पर रंगीन भाग कितना है, रंगीन भाग है यहाँ पर, देखिए कितने रंगीन भाग है यहाँ पर, 4 है, बटे में टोटल संख्या कितनी है, 8। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2/4 यहाँ पर आएगा यदि हम इसे भाग दें। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में आपके लिखेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर 2 भाग को रंगीन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भिन्न क्या होगा आपके पास, है ना, आपके पास कागज था, आपने कितने कितने बराबर भागों में बांटे, 8 बराबर भागों में बांटे, आपने 2 भाग को यहाँ पर रंगीन कर दिया। तो देखिए हम इसे लिखेंगे 2/8। तो यहाँ पर देखिए अंश क्या है, 2 है, तथा हार क्या है, 8 है। अब प्रश्न क्रमांक 12 हम देखते हैं, एक पैकेट में 1 किलोग्राम 250 ग्राम टॉफ़ी है, तो ऐसे 6 पैकेट की टॉफ़ी का भार कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए चूंकि देखिए हमें क्या दिया है, एक पैकेट में टॉफ़ी का भार हमें कितने दिया है, 1 किलोग्राम 250 ग्राम दिया है। तो देखिए यदि हमें 6 पैकेट में टॉफ़ी का भार निकालना है, तो देखिए हम एक पैकेट में जितनी टॉफ़ी का भार है हम उसमें 6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए एक पैकेट में टॉफ़ी का भार है 1 किलोग्राम 250 ग्राम, इसमें हमने गुणा कर दिया 6 का। तो देखिए यहाँ पर, है ना, तो देखिए आप समझने के लिए आप देख सकते हैं कितना, देखिए एक पैकेट, देखिए देखिए एक 1 kg 250 ग्राम आपको दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम 6 का यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, सबसे पहले हम ग्राम निकालते हैं। तो देखिए
छः शून्यम शून्य, छः पंचा 30 का 0, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5। यहाँ पर देखिए 500 ग्राम आ गया। अब हम निकालेंगे केजी, है ना। बच्चा हासिल का 1, 6 कम 6, 6 कितना हो गया 7। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 7 किलोग्राम 500 ग्राम यहाँ पर आंसर आ गया। तो आप इसका उत्तर में क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्तर कितना आएगा इसका 7 किलोग्राम 500 ग्राम, यहाँ पर उसका उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 13 हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है 185 कॉपी लेकर विद्यालय आता है ना। मतलब कि आप इससे टीचर समझ सकते हैं, जो टीचर है 185 कॉपी लेकर स्कूल में आता है और कक्षा 6वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 कॉपियाँ बांटता है। बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए कॉपियों की कुल संख्या कितनी है। कॉपियों की कुल संख्या है यहाँ पर 185। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपी बांटता है, वे 5-5 कॉपी बांटता है। तो हमें यहाँ पर विद्यार्थी संख्या निकालना, तो देखिए हमें यहाँ पर कुल विद्यार्थी संख्या निकालना, तो हम करेंगे कि यहाँ पर कॉपियों की कुल संख्या में हम कॉपियाँ बांटने की संख्या का हम भाग दे देंगे। तो देखिए कॉपियों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 185 है, बटे में कितनी कॉपी बांटता है, वह प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5। तो देखिए 185 में 5 भाग दे दिया, कितने भाग आया भाई 37 भाग आया। तो उसका उत्तर कितना आएगा यहाँ पर 37 विद्यार्थी यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 14 हम देखते हैं यहाँ पर कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, यानी कि 30 विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए पेय पदार्थों को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम बने हैं, एक तरफ आपको दिया गया है पेय पदार्थ, दूसरी तरफ आपको दिया है बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए छाछ जो है, छाछ को 5 बच्चे पीते हैं, लस्सी को 10 बच्चे पीते हैं, दूध को 7 बच्चे पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को यहाँ पर 8 बच्चे पीते हैं। इसकी सहायता से हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्या दिया है, उक्त सारणी के लिए दंड आरेख बनाइए। तो देखिए हम यहाँ पर दंड आरेख बना देते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये क्या है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो देखिए नीचे हमने लिखे पेय पदार्थों के नाम। तो देखिए क्या है, छाछ है, लस्सी है, दूध है, कोल्ड ड्रिंक्स है। वाई अक्ष में लिखे हमने बच्चों की संख्या। तो देखिए है ना, 2 से लेकर हमने 10 तक लिख दिया। तो देखिए छाछ को कितने लोग पीते हैं, 5 लोग पीते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 तक आपने यहाँ पर ग्राफ को बना दिया है। इसी प्रकार लस्सी का आरेख आपने 10 बना दिया, 10 तक आपने पहुँचा दिया। दूध को आपने 7 तक पहुँचा दिया और कोल्ड ड्रिंक को आपने 8 तक यहाँ पर पहुँचा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये दंड आरेख बना दिया है। पैमाना देख लीजिए, एक अक्ष में हमने पेय पदार्थों का नाम लिखे है और वाई अक्ष में हमने बच्चों की संख्या यहाँ पर लिखी है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको बताना है कि कितने जो बच्चे है ना लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 10 थी, और दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 7 थी। आप यहाँ पर जैसे का वैसा लिख लीजिएगा ऊपर जैसे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसका अंतर निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 में से यदि हम 7 को घटाते तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर आप उत्तर के लिखेंगे, अतः लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है दूध पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 3 अधिक है। तीसरा मैं पूछ रहा था कि कौन सा पदार्थ जो है सबसे कम पसंद किया था। तो देखिए जो छाछ है उसे केवल 5 बच्चे पीते थे, जो कि सबसे कम संख्या है, मतलब कि सबसे कम छाछ पदार्थ को पसंद किया गया है। तो वहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने 14 तक के प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्न 15 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सीजी बोर्ड असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न 15 में दिया है तेंदुपत्ता के एक बंडल में कितने 50 पत्ते रखे जाते हैं, मतलब कि हम एक बंडल में 50 पत्ते को रखते हैं। तो हमें बताना 10,000 पत्तों से कितने बंडल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए चूंकि हमें एक बंडल में पत्तों की संख्या कितनी दी गई है, 50 दी गई है। तो हमें देखिए 10,000 पत्तों से बंडलों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल से 10,000 पत्ते में हम है ना 50 पत्तों का भाग दे देंगे। तो देखिए
भाग देने पर कितना आएगा यहाँ पर 200 बंडल हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख देंगे अतः 10,000 पत्तों से 200 बंडल बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 आपको दिया है। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको देखिए एक नोट का मूल्य आपको दिया है 2,000 रुपये, और है ना, तो आपको बताना है कि यदि हम इसे ना, तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम। देखिए इसके इस एक नोट के बदले हम 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए देखिए छात्रों, तो हम यहाँ पर 50 रुपये के नोटों की संख्या में दी ज्ञात करें तो देखिए हम करेंगे कि 2,000 में 50 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 नोट, यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक आपको लास्ट दिया 17 की एक ऐसा आयत बनाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन हमें इसमें ऐसी भुजा बनाना है कि चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे कि 4 है तो चारों भुजाएं जो 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर होनी चाहिए। और इसका आगे आपको बताना है कि क्या कोई वर्ग आयत हो सकता है। तो इसका बहुत सिंपल सा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया है आयत जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 4-4 सेंटीमीटर की यहाँ पर है, आप दे सकते हैं। प्रत्येक भुजा क्या है, समान है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा था क्या कोई वर्ग आयत हो सकता है, तो इसका उत्तर हमने लिख दिया है हाँ, वर्ग आयत भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर संपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।